हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल डीवी लर्निंग्स। आज मैं क्लास 9th के लिए लेके आया हूँ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो फोर्स क्या होती है? एनी पुश और पुल अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट। फोर्स दो तरीके की होती है, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जो कॉन्टैक्ट फोर्स होती है वो अकर होती है ड्यू टू द कॉन्टैक्ट बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, और जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होती है वो अकर ड्यू टू आइदर अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स सच दैट देयर इज नो कॉन्टैक्ट बिटवीन दीज ऑब्जेक्ट्स। फिर आती है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि वीकेस्ट फोर्स होती है इन नेचर, जो कि डिपेंड करती है मास एंड डिस्टेंस पे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि फोर्स होती है बिटवीन चार्ज पार्टिकल। अट्रैक्टिव फोर्स होगी तो पार्टिकल्स होंगे वो अनलाइक चार्जेस के होंगे, जैसे प्लस और माइनस, पॉजिटिव और नेगेटिव। और रिपल्सिव होंगे तो लाइक चार्ज, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। फिर आता है एटम फिर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, और न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रल होता है, तो उससे स्ट्रॉन्ग फोर्स बनती है। उसके बाद आते हैं गाइस बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स जैसे हमने एक बॉक्स ले लिया, इसके ऊपर से ही फोर्स लग रही है, नीचे से भी फोर्स लग रही है, और ये फोर्स जो है वो इस बॉक्स को इधर लेके जा रही है। तो जो F1 होगा प्लस F2 होगा प्लस F3 होगा वो 0 के इक्वल होगा। फिर आती है अनबैलेंस फोर्स, इसमें F1 प्लस F2 प्लस F3 नॉट इक्वल टू 0। जैसे बॉक्स है, यहाँ पर F1 फोर्स इधर लग रही है, F3 फोर्स इधर आ रही है, F2 फोर्स नीचे को लग रही है, और F4 फोर्स सामने को लग रही है। तो फ्रिक्शनल फोर्स, जिसको F3 फोर्स को हमने फ्रिक्शनल फोर्स कहा है, और F2 को जो उसका वेट है वो नीचे लगेगा, तो वो अनबैलेंस्ड हो जाएगी। जैसे अब यहाँ पर आप जो इमेज देख सकते हैं, जैसे बैलेंस फोर्स है, इसमें नो मोशन। 5 न्यूटन की फोर्स इधर इस साइड भी आ रही है, और 5 न्यूटन की फोर्स इस साइड भी आ रही है। लेफ्ट में भी 5 न्यूटन की फोर्स और राइट में भी 5 न्यूटन की फोर्स, तो यहाँ पर बैलेंस होगी फोर्सेस, तो कुछ नहीं है वो। तो गाइस अनबैलेंस फोर्स होती है जो कि मोशन होता है टुवर्ड्स द राइट। जैसे हमारे लेफ्ट में 5 न्यूटन की फोर्स आ रही थी, लेकिन जो राइट में वो 10 न्यूटन की फोर्स है, तो वो मूव कर जाएगा हमारा बॉक्स राइट की तरफ, तो वो हमारी अनबैलेंस फोर्स होगी। अब क्या फोर्स क्या क्या चेंज कर सकती है? तो फोर्स की वजह से जो स्टेट होता है रेस्ट और मोशन का, वो चेंज हो जाता है, और डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट भी बदल जाती है, जो कि चेंज द वेलोसिटी, जिसकी वजह से जो हमारी वेलोसिटी है वो चेंज भी हो सकती है, हो जाती है मतलब। और द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, जैसे बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड शेप। बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस की वजह से जो शेप है वो और साइज है वो बॉडी का चेंज हो सकता है, ये इसका मतलब हुआ। फिर आते हैं इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। तो इफेक्ट्स ऑफ फोर्स में आता है इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ द बॉडी, और इट कैन चेंज द साइज और शेप ऑफ द बॉडी। तो जैसे नीचे आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा बॉय है वो टायर को मूव कर रहा है, तो जो फोर्स है वो चेंज कर रही है स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द टायर, मेक्स इट मूव फास्टर। जैसे जो बॉय है वो उसको स्टिक से मूव कर रहा है, कि जिस तो जो मूव कर रहा है कि उसकी वजह से जो टायर की स्पीड है वो इंक्रीज होती जा रही है। और जैसे एक बॉय है, बराबर वाली फिगर में देख सकते हैं कि बॉय है वो एक रोप से एक बॉक्स को अपनी तरफ खींच रहा है, तो बॉक्स जो कि रेस्ट पे है वो मूव कर रहा है ड्यू टू द फोर्स। अब जैसे यहाँ पर आप बराबर में एक और फिगर देखेंगे कि जो एक डिश है उसके अंदर आटा जो भी है, एनीथिंग है जो भी है, उसको हम गूंदा जा रहा है, तो जो फोर्स है वो हैंड से अप्लाई हो रही है, जिसकी वजह से वो चेंज हो रही है शेप। डव आटा होता है एक तरीके का। फिर होती है फोर्स चेंजेस द साइज ऑफ अ रबर बैंड। जैसे 2 उंगली पे रबर बैंड लिया, तो हमने 2 उंगली को एक दूसरे से दूर लेके गए, तो उसकी वजह से जो रबर बैंड की शेप है वो चेंज हो रही है। उसके बाद गाइस आता है इनर्शिया। इनर्शिया होता है ऑल ऑब्जेक्ट रजिस्टर चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन in a qualitative way, the tendency of undistributed object to stay at rest or to keep moving with the same velocity is called inertia। तो इसका मतलब ये होगा कि जो क्या कहते हैं, जो हमारे क्या कहते हैं, जो कि जो टेंडेंसी होती है अनडिस्टर्ब ऑब्जेक्ट की, जो कि वो स्टेट में रहे या फिर ऑन कीप मूविंग विथ सेम वेलोसिटी, तो उसे हम कहते हैं इनर्शिया। और हम कह सकते हैं इट इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रजिस्टर चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और ऑफ रेस्ट। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। फिर हम आते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जो कि स्टेट करता है कि एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट और एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल रिमेन इन यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। यानी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे तो वो रेस्ट पे रहेगा, मोशन में तो मोशन में रहेगा, अनलेस कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई ना करी जाए। फिर इट मे बी सीन एज एन स्टेटमेंट अबाउट इनर्शिया दैट object will remain in their state of motion unless a force acts to change the motion, hence first law of motion is known as law of inertia। इसलिए हमने जैसे इनर्शिया में पढ़ा कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो रिमेन होते हैं इन देयर स्टेट ऑफ मोशन
अनलेस अ फोर्स, जो कि कोई फोर्स है जो कि उसके मोशन को चेंज कर दे। तो इसलिए जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है उसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है। जैसा कि आप नीचे एक फिगर में देख सकते हैं कि बॉडी एक बॉल है, वो इसको हमने एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करा तो वो रेस्ट पे है, वो भी रेस्ट पे ही रहेगा। अब जैसे इस बॉल पे एक प्लेन ने किक मारा तो अनलेस एक्टेड ऑन बाय एन अनबैलेंस फोर्स, इस पर हमने किक मारा तो एक फोर्स लगा, तो जो बॉल है वो मोशन में आगे विल कंटिन्यू इन कांस्टेंट स्पीड एंड डायरेक्शन, जो कि एक कांस्टेंट स्पीड और डायरेक्शन में रहेगी अनलेस एक्टेड ऑन बाय एन अनबैलेंस फोर्स। अब जैसे सामने जाके नेट से टकरा गई तो उसके आगे एक फोर्स लगा तो वो वहां पर रुक जाएगा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया। पहला होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द बॉडी टू रिमेन इन रेस्ट अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड ऑन द बॉडी। यानी कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहता है कि जो बॉडी है वो रेस्ट में रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स जो कि वो नॉट अप्लाइड होगी बॉडी के। जैसे कोई बॉडी है वो रेस्ट पे, जब तक हमने कोई फोर्स अप्लाई नहीं करी, लेकिन जब बॉडी पे हमने फोर्स अप्लाई करी तो वो जो उसका रेस्ट पे है जब वो बॉडी, तो वो मोशन में आ जाएगी। Example, if a carpet is beaten with a stick, then the dust particle come out due to the inertia of rest tends to remain in rest while the fibers of carpet becomes in motion। जैसे आपने घर पर देखा होगा कि जो पायदान होता है, पायदान के ऊपर जब हम स्टिक से मारते हैं तो धूल बाहर निकलती है, तो धूल होती है वो रेस्ट पे रहती है, लेकिन जो पायदान के फाइबर्स और जो छोटे छोटे जो कि आप देख सकते हैं स्पाइंस होते हैं तो वो मोशन में आ जाते हैं, और जो डस्ट होती है वो रेस्ट पे रहती है तो वो गिर जाती है नीचे। फिर आता है हमारे पास सेकंड इनर्शियल डायरेक्शन। दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द बॉडी टू चेंज इट्स डायरेक्शन अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड ऑन द बॉडी। जैसे कि अब जैसे हमारे पास कोई बॉडी किसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, कोई बॉडी मूव कर रही है मतलब, तो जब तक हम इस पर कोई फोर्स नहीं लेंगे जब तक वो डायरेक्शन बदलेगी नहीं। जैसे एग्जाम्पल हो गया, एक बस टेक्स अ टर्न देन पैसेंजर सिटिंग इन टेंट्स टू रिमेन इन द सेम डायरेक्शन विद द बस वाज ट्रैवलिंग बिफोर। तो जैसे कि आपने बस में ट्रैवल करा होगा, तो जैसे बस कोई टर्न लेती है तो हम भी उसी तरफ को थोड़ा सा बेंड कर जाते हैं, तो वो हो गया हमारा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। यानी हम पे भी कोई फोर्स आ रही है, लग रही है, जिसकी वजह से हम भी जो बस है वो मूव मतलब डायरेक्शन की तरफ कर्व ले रही है, तो हम भी उसी तरफ को बेंड कर देंगे। फिर आता है इनर्शिया ऑफ मोशन। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द बॉडी टू चेंज इट्स यूनिफॉर्म मोशन। एग्जाम्पल हो गया जैसे कि एक बस है वो रुक जाती तो हम एकदम आगे की तरफ जाते हैं, तो वो हमारे इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जाम्पल हो गया। जैसे यहाँ देख सकते हैं 2 बॉडीज, एक है पैसेंजर और एक है बस है, उनकी इनिशियल जो स्टेट है वो मोशन में है। तो जो पैसेंजर जो है, जैसे बस ने ब्रेक अप्लाई करी, फोर्स इज अप्लाइड बाय ब्रेक्स, तो जो आदमी है वो इनर्शिया की वजह से मोशन में ही रहेगा, लेकिन जो बस है वो रेस्ट पे आ जाएगी। अब जैसे नीचे एक और देखिए, जैसे बस स्टार्ट सडनली तो पैसेंजर है वो रेस्ट पे है, इनर्शिया की वजह से रेस्ट पे वो रहेगा, लेकिन उसकी वजह से जो उसके वो पीछे की तरफ जाएगा, और जो बस होगी वो रेस्ट पे आ जाएगी, और जो फोर्स की वजह, जैसे बस रेस्ट पे थी जब उसको फोर्स लगेगी तो वो मोशन में आ जाएगी। अब जैसे ब्रांच है वो रेस्ट पे थी लेकिन उसको फोर्स लगाई तो वो मोशन में आ गई। फ्रूट है वो रेस्ट पे है लेकिन उसमें इनर्शिया की वजह से वो रेस्ट पे ही रहेगा क्योंकि उस पर हमने कोई फोर्स नहीं लगाया। मोमेंटम क्या होता है? अमाउंट ऑफ मोशन इन अ बॉडी। इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। जैसे P जिसको कि हम मोमेंटम कहते हैं वो होता है mv यानी मास इंटू वेलोसिटी। इट डिपेंड्स ऑन मास एंड वेलोसिटी। साफ साफ दिख रहा है कि वो मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। ऐसा यूनिट है kg मीटर पर सेकेंड। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फिर आता है हमारे पास सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स। यानी जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स के। जैसे मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन और डेरिवेशन ऑफ सेकेंड लॉ देखिए। जैसे कि इसमें है कि एक हमने बॉडी ली मास m की जो कि मूविंग कर रही है वेलोसिटी u। ये u इसकी वेलोसिटी है जिससे कि वो बॉडी जो है मास m की मूव कर रही है। ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, जब हमने इस पे इस साइड पे फोर्स लगाया तो इट्स वेलोसिटी चेंजेस टू v इन टाइम t। इतने समय के अंदर उसकी वेलोसिटी v होगी। तो इनिशियल मोमेंटम p1 ऑफ द बॉडी कह लेंगे हम mu, क्योंकि u है यहाँ पर वेलोसिटी पहले तो, और फाइनल वेलोसिटी हम लेंगे p2 जो कि mv होगी, mv। तो चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा? mv माइनस mu।
और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होंगे एम वी माइनस एम यू डिवाइडेड बाय टाइम। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वी माइनस एम यू अपॉन में टी। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ब्रैकेट में वी माइनस यू अपॉन में टी। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मा यानी मास इंटू एसेलरेशन। एसेलरेशन को हम वी माइनस यू अपॉन में टी वी लिख सकते हैं और फोर्स हो जाएगा के एम ए। यहाँ पर जो के है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। अगर के बराबर वन के होगा तो एफ इजिकल्स टू एम ए होगा। तो एफ इजिकल्स टू एम वी माइनस यू अपॉन में टी। फिर आता है गाइस थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो कि कहते हैं टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे कि जो ए और बी बॉडी है वो एक दूसरे टकराई, तो जो ए की फोर्स है वो बी पे लग जाएगी और जो बी की फोर्स है वो ए पे लग जाएगी। तो फोर्स ऑफ ए इज नेगेटिव ऑफ फोर्स ऑफ बी। अब आता है हमारे पास लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट। जो लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट होता है वो होर्स 5 जैसे फोर्स इजिकल्स टू एम में लगती है तो ए इजिकल्स टू एफ बाई एम होगी। ये लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट में है। फिर आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो कि कहता है कि मोमेंटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। दैट टोटल मोमेंटम बिफोर द एक्शन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर द एक्शन। अब आता है डेरिवेशन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जैसे पहले है कि लेट देयर आर टू बॉडीज ए एंड बी विद मास m1 एंड m2 रिस्पेक्टिवली। जैसे हमने ए और बी बॉडी ली जिनका मास m1 है और m2 है। दे आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ इन सेम डायरेक्शन, जो कि एक सेम डायरेक्शन के अंदर स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रही है विद वेलोसिटी u1 एंड u2 रिस्पेक्टिवली। अगर इफ u1 इज ग्रेटर देन u2 दे विल कोलाइड, वो टकराएंगी। ड्यूरिंग कोलिजन बॉडी ए एक्सर्ट फोर्स एफ ए। जो बॉडी ए होगी वो एफ ए फोर्स एक्सर्ट करेगी ऑन बॉडी बी, एंड जो बॉडी बी होगी वो अप्लाइज अ फोर्स एफ बी ऑन बॉडी है। वो बॉडी बी एफ बी ना फोर्स को बॉडी ए के ऊपर अप्लाई करेगी। तो आफ्टर कोलिजन बॉडी ए एंड बी विल मूव इन द सेम डायरेक्शन विद वेलोसिटी v1 एंड v2 रिस्पेक्टिवली। जो कोलिजन के बाद जो बॉडी ए होगी और बॉडी बी होगी वो सेम डायरेक्शन के अंदर मूव करेंगी विद वेलोसिटीज v1 एंड v2 रिस्पेक्टिवली। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन एफ ए इजिकल्स टू m1 v1 माइनस m1 u1 अपॉन में टी, और जो एफ बी हो जाएगा m2 v2 माइनस m2 u2 अपॉन में टी। फिर अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन एफ इजिकल्स टू नेगेटिव ऑफ एफ बी, तो m1 v1 माइनस m1 u1 अपॉन में टी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ m2 v2 माइनस m2 u2 डिवाइडेड बाई टी। तो यहाँ से टी और कैंसिल हो जाएगा। तो m1 v1 माइनस m1 u1 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ m2 v2 प्लस m2 u2। तो m1 v1 प्लस m2 v2 जो इक्वल हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2, यानी टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, और पार्ट 2 में इसका जल्दी ही लेके आऊँगा। थैंक यू।